प्रफुल्ल भाई पटेल जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और गोंदिया के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि आज मुझे यहाँ प्रफुल्ल पटेल जी ने आमंत्रित किया और अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों से मिल सकूँ, आपको स्वयं देख सकूँ और जान सकूँ कि गोंदिया में क्या हो रहा है। कई वर्षों से प्रफुल्ल जी का ये एक दावा था कि एक बार आप गोंदिया आइए, एक बार देखिए कि हमारा शहर कैसा है, हमारा गांव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से आज यहाँ पर आकर के जो उन्होंने कहा था कि आप आकर के देखेंगे, उसे देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है, इतना हर्ष मैंने पाया है अपने दिल में कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। जब आमंत्रण किया मुझे प्रफुल्ल जी ने तो मेरे मन में आया कि गोंदिया एक छोटा सा कहीं गांव होगा जहां पर प्रफुल्ल भाई मुझे चाहते हैं कि वो जाएं। तो सही मानों में मैं तैयार नहीं था कि मुझे इस तरह से मेरा स्वागत किया जाएगा। इस भव्य स्वागत के लिए मैं आप सब लोगों को एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। जो कुछ प्रफुल्ल भाई यहाँ कर रहे हैं, स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जी की याददाश्त में और जिसकी जयंती आज मनाई जा रही है, वो तो सब आप लोग देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कई कार्यक्रमों के बाद देश भर में गोंदिया की गूंज मचेगी। और इस बात पर भी मुझे बड़ा गर्व है कि जो कुछ भी यहाँ मैंने अब तक देखा, सुना और जाना, वो उससे अत्यंत ही हमारा दिल जो है वो खुश हुआ। लेकिन जिस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है वो ये कि एक पुत्र ने अपने पिता का वचन निभाया। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जो संस्कार हैं वो इस ओर बहुत आकर्षक होते हैं कि पुत्र जो है वो पिता की याद में क्या क्या करता है। भारत में जितने भी हमारे संस्कार हैं, हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने पांव पर खड़े हो सकें ताकि हम अपने परिवार की देखभाल कर सकें। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका ठीक विपरीत होता है। 18 साल की उम्र में जब बच्चा हो जाता है तो घर छोड़कर चला जाता है और माँ बाप जो है उनको अपने आप अपने भरोसे पर रहना पड़ता है। हमारे भारतीय जो संस्कार हैं वो ये कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना काम संभालें, अपने आप को संभालें ताकि हम अपने माता और पिता को संभाल सकें। और जितना काम प्रफुल्ल भाई यहाँ इस गोंदिया शहर में कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो उनके श्रम का एक परिणाम है। लेकिन कहीं न कहीं स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जी का आशीर्वाद भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब कभी भी कोई पुत्र पिता के नाम को आगे बढ़ाता है तो इसमें सबको हर्ष होता है, सबको आनंद आता है। कई बार अपने बाबूजी की कविताएं पढ़ता हूँ और उनमें से छोटी छोटी बातें जो निकलती हैं जीवन के बारे में, उसको दोहराने का प्रयत्न भी करता हूँ। एक कविता में उन्होंने ये ख्याल व्यक्त किया था कि मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। और निश्चित रूप से आज मैं समझता हूँ और ऐसी भावना सबके मन में है कि प्रफुल्ल भाई पटेल एक सही उत्तराधिकारी हैं अपने पिता के। प्रफुल्ल भाई के काम को देख करके और जिनके स्मरण में उन्होंने इतना यहाँ पर काम किया है, इसको लेकर के भी एक
सोच जो है वो बाबूजी की है कविता के रूप में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ उसके बारे में वर्णन करना आवश्यक है। कविता थोड़ी लंबी है लेकिन उसका जो अंश है वो उसमें मैं बताना चाहूँगा। ये कवि जो है वो हंस को संबोधित करता है। हंस जो कि सरस्वती का वाहन है, उसे संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने देखा इधर कि आजकल तुम भारतवर्ष के ऊपर मंडराने के बजाय विलायत इंग्लैंड के ऊपर मंडरा रहे, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम भारतवासी हो, तुम्हें यहाँ अपने देश के ऊपर मंडराना चाहिए। तुम जा करके विदेश विलायत में जा करके वहाँ ऊपर मंडरा रहे हो, इसकी वजह क्या है? तो हंस ने कहा कि मैं भारत के ऊपर ही मंडरा रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ मंडरा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी गर्दनें झुकी हुई हैं, वो मुड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, पीठ उनकी कमजोर हो गई। और मैं आज ये देख करके बहुत दुखित हूं। और फिर उन्होंने कहा कि देशवासियों की गर्दनें क्यों झुकी हुई हैं, वो इस वजह से कि अंग्रेज जब आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत छोड़कर जा रहा था तो बहुत ही गुप्त रीति से चुरा करके वो भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी चुरा करके ले गया था। और आज मैं इंग्लैंड के ऊपर इसलिए मंडरा रहा हूं कि कहीं वो रीढ़ की हड्डी मुझे दिख जाए तो उसे निकाल करके मैं वापस अपने देश ला सकूं, ताकि जो खोया हुआ गर्व है, जो खोया हुआ निजत्व है हमारे देशवासियों में, उसे मैं वापस जागृत कर सकूं। मैं आज ऐसा मानता हूं कि प्रफुल्ल भाई ने जो कार्य यहाँ पर किया है वो उसी प्रेरणा से किया है कि वो जो खोई हुई रीढ़ की हड्डी है मैं अपने शहर में, अपने देशवासियों की पीठ में वापस डाल सकूं, ताकि आप सब गर्व के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करते हुए देश के साथ और उसकी उन्नति के साथ जुड़ सकें। बहुत सारे यहाँ पर महापुरुष हैं, मैं अपने आप को उनके सामने, मैं तो एक बहुत ही अदना सा छोटा सा इंसान हूँ। अपनी ओर से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर के आपने हमारे अंदर जो भी भावनाएं जागृत की हैं उसके बारे में चर्चा होगी, उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि प्रफुल्ल भाई आज ही ये वादा करें कि वो मुझे यहाँ पर हर वर्ष आमंत्रित करें और मुझे अवसर दें कि आप सब लोगों से मैं मिल सकूं और जितना नेक काम यहाँ पर हो रहा है उसे देखने का मुझे अधिकार मिले, और जिसे देख करके मेरे मन के और दिल के अंदर और भी आप सबके प्रति गर्व हो। बाबूजी की एक और कविता याद आती है जिसे प्रेरणा स्वरूप मैं समझता हूँ यहाँ बोलना उचित होगा। ये कविता है जिसका शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ लिखी गई थी उस जमाने में जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और देशवासियों को प्रेरित करने के लिए बाबूजी ने कविता लिखी थी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज भी उस कविता के जो गुण हैं वो हमारे देशवासियों के अंदर उपस्थित हैं। इसलिए कविता है कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न झुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन्हीं शब्दों के साथ और इस कविता की भावनाओं के साथ प्रेरणा लेते हुए, प्रेरणा देते हुए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर प्रफुल्ल भाई से मैं आग्रह करूँगा
कि वो मुझे यहाँ बार बार आने का अवसर प्रदान करें ताकि मैं